हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था कि मिक्सचर और सस्पेंशन हमारा खत्म हुआ था। कोलोइडल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, कोलोइडल विलयन मैंने बता दिया था। निलंबन के बाद अब जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो प्रोसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने पूरे टाइप का मिक्सचर पढ़ लिया है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। उसके बाद कोलोइडल विलयन हमने पढ़ लिया, निलंबन हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ एक ऐसे टाइप्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर को अगर हमें अलग करना है, मान लो कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिश्रण की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी, मान लो कि ये एक विलेय है, ये विलायक है, इन दोनों को अगर मैं मिला रहा हूं उसमें कोई अनुपात नहीं है, कोई रेशो नहीं है। ठीक है, ए को मैं कितना भी ले सकता हूं, मैं ए को ज्यादा बी को कम ले सकता हूं, बी को ज्यादा ए को कम ले सकता हूं, या फिर दोनों को मैं बराबर भी ले सकता हूं। अगर इस टाइप की क्वांटिटीज में यूज कर रहा हूं जिसमें ए और बी में कोई रेशो नहीं है, ऐसा नहीं है कि ए को मुझे 2 पार्ट लेने हैं, बी का 1 पार्ट लेना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर इस टाइप का कभी भी होता है तो उसको हम मिक्सचर की रियल डेफिनेशन बोल सकते हैं या फिर मिक्सचर की रियल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में कोई रेशो फिक्स नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर का ही जस्ट अपोजिट क्या है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड में रेशो हमेशा फिक्स होता है, जैसे कि CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1:2 ये फिक्स है। अगर मैंने ऑक्सीजन को एक कार्बन को 2 कर दिया तो ये CO2 बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में कभी भी रेशो अनुपात फिक्स नहीं होता। अब जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर को, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को अलग करने की। ठीक है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ए और बी को मिला के मैंने मिक्सचर बनाया, तो इन दोनों को अलग करने की मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अलग करने की, मिक्सचर को अलग करने की बहुत सारी मेथड्स होती है। ठीक है, कैसे, तो कल मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हम चाय पत्ती को अलग करना है चाय में से, तो हम क्या करते हैं, छन्नी का यूज करते हैं, जिससे कि वो उसको छान देता है, मतलब चाय पत्ती को अंदर नहीं आने देता, केवल लिक्विड को, चाय को ही बाहर जाने देता है। ये एक सेपरेशन हो गया कि हमने क्या किया, फिल्टर कर लिया उसको छान लिया। जो बड़े कंपोनेंट थे जैसे कि चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गई, तो ये सब ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। सेकंड एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं कि दूध में से क्रीम को हटाना। दूध में से क्रीम हम कैसे हटाते हैं, सिंपली मैं बोल सकता हूं कि जब भी हमें दूध और क्रीम को अलग करना होता है तो हम ऊपर की लेयर को उसको क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, सेपरेशन हो गया मिक्सचर का, क्योंकि दूध और क्रीम बहुत आपस में मिले हुए रहते हैं। इसके बाद हम कुछ और मिक्सचर के सेपरेशन देखते हैं जो कि बहुत से नॉर्मल्स हैं। ठीक है, ये आपको पार्ट इस बुक में दिया भी इसलिए गया है कि बहुत नॉर्मल से जो हमारी डेली लाइफ में वो हम मिक्सचर को अलग करने की मेथड यहाँ पे देख रहे हैं। तो और कोई से मेथड हो सकते हैं, तो हाँ, एक मिक्सचर जो होता है, जैसे कि अगर मैं कपड़े को पानी में भिगो देता हूँ और उसके बाद निकालता हूँ तो वो पानी और कपड़े का भी क्या हो जाता है, एक तरीके से मिक्सचर उसको भी बोल सकता हूँ। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, मतलब उसको हम गर्म करते हैं, या फिर धूप में सुखाते हैं, तभी भी हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और पानी जो है वो एवापोरेट होकर दूसरी जगह, मतलब एवापोरेट होकर वो एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो वो भी क्या है, मिक्सचर को सेपरेशन करना। आगे अगर जब हम गेहूं बीनते हैं घर में, ठीक है, गेहूं जब आता है बाहर से, तो गेहूं को बीनते हैं, उसमें से कंकड़ और जो अदर इंप्योरिटीज रहती हैं, अशुद्धताएं रहती हैं, उसको अलग करते हैं। तो उसको कैसे बीन के हमें उसको अलग करना पड़ता है। तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से सेपरेशन हो गया कि हमने मिक्सचर में से गेहूं को अलग कर दिया और इंप्योरिटी जो कचरा था उसको हमने अलग कर दिया। इसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत सारे यूज आते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे यूज आते हैं, एग्रीकल्चर में हम ये देख सकते हैं, जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं ऐसा कि जैसे कि कोई मैंने खेती की, ठीक है, क्रॉप हमने बाहर निकाली, उसका हार्वेस्टिंग वगैरह होती है। उसके बाद जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे अगर किसी गेहूं में या फिर धान में, ठीक है, चावल को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो उसमें से जो चावल होता है वो भारी होता है, तो वो नीचे गिर जाता है, और जो उसकी इंप्योरिटीज होती है, उसमें जो कचरा होता है वो हवा के साथ थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है। ये भी क्या है, एक तरीके से सेपरेशन है। मतलब हम सीविंग करके, मतलब उठाकर, हाथ से उठाकर, फिल्ट्रेट कर बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिससे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी कुछ रियल प्रोसेस। अब ये सब जितनी भी प्रोसेस थी वो सब किसकी थी, हेटेरोजेनस मिक्सचर की। मतलब विषमांगी मिश्रण को अगर हमें अलग करना है तो हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, हम हाथ से अलग कर सकते हैं,
या फिर कोई भी कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था विषमांगी मिश्रण में कि एग्जांपल क्या था कि हमने क्या कि रेत को पानी में मिला दिया, ठीक है। अगर मुझे उससे अलग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं उन दोनों को सुखाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रेत को बाहर निकाल देता हूँ और पानी को अलग कर देता हूँ, मतलब अगर मैं छानना भी चाहूँ तो छान के भी उन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये भी क्या एक एग्जांपल है। तो जितने भी हमने यहाँ पे अभी सेपरेशन की मेथड्स मैंने आपको बताई वो सब किसकी हैं, वो सब मेथड्स किसकी हैं, होमोजेनस मिक्सचर की हैं, मतलब विषमांगी मिश्रण की हैं, ठीक है। अगर मैं समांगी मिश्रण की यहाँ पे बात करता हूँ तो समांगी मिश्रण की हमने एक भी अभी नहीं पढ़ी। अगर हमें समांगी मिश्रण की पढ़नी है तो उसमें बहुत रेयरली होता है, अगर कोई एक मिश्रण जो है मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन की, जब हम होमोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं, समांगी मिश्रण की बात करते हैं, तो उसमें जब ए और बी आपस में मिल जाते हैं तो उनको अलग कर पाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए कुछ अलग मेथड्स बनाई गई हैं, जिनमें से एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, उसका डायग्राम वगैरह तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है, कि इस प्रोसेस में इस बेसिकली इस मेथड में होता क्या है, उसके बाद इससे क्या मतलब किस टाइप से इसकी प्रोसेस चलती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली क्या है कि फ्रैक्शंस में हम डिस्टिल करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। डिस्टिलेशन पहले समझो, अगर हमें वाटर को डिस्टिल करना है, वाटर को डिस्टिल करना मतलब प्योर फॉर्मेट में लाना, ठीक है। अगर वाटर को हमें प्योर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने से उसमें से वेपर्स निकलेंगी, भाप निकलेगी, भाप जैसे ऊपर जाएगी और ठंडी होकर जैसे नीचे की तरफ गिरेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ भाप गिरेगी, और जो बाकी की अशुद्धताएं हैं, ठीक है, पानी में जो अलग अशुद्धताएं होती हैं वो सब एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगी, ठीक है, वो पानी में नहीं रह जाएंगे। अब जो भाप है उसको हमने कलेक्ट किया और उससे जब पानी बनाया तो वो पानी क्या होता है, प्योर पानी होता है, और उसी वाटर को क्या बोला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा जब मैं इसकी प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी केवल इसका नाम याद कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इसको बोलते हैं, और आगे भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाएगा। फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिल करते हैं, मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट होता है, एक कंटेनर है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक कंटेनर है जिसमें अलग अलग फ्रैक्शंस अलग अलग पार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इन अलग अलग पार्ट्स में मैं एक टेम्परेचर को वैरी करता हूँ, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर जाता है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो जो जिस टेम्परेचर के लिए बना हुआ है, मतलब कोई सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम इसको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ रखते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका है, इसके बाद यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, मतलब ये ऊपर जाते जाते क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस टाइप से इसको रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इम्प्योरिटीज इसकी खत्म होती है, इम्प्योरिटीज एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से जो वेपर्स निकलते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और उसको डिस्टिल करके बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे जिसका जो भी डिस्टिलेशन हो रहा है इसके वेपर्स कलेक्ट करके हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से हम बाहर निकालते जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जो कि मेनली यूज किसके लिए की जाती है, क्रूड ऑयल, जैसे कि जो हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जमीन के अंदर से फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा हजारों साल तक वो लेयर पे लेयर जमती जाती है और डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके मतलब उसको खत्म करने के बाद एक लिक्विड मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल जो होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनको जब हमें प्योर फॉर्मेट में लाना पड़ता है, मतलब पेट्रोल बनाना पड़ता है या फिर डीजल बनाना पड़ता है, तो हमें क्या करना होता है कि इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है, मतलब ये प्रोसेस यूज करनी पड़ती है जिससे कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल इस तरीके से हमें एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिलती जाती हैं, मतलब एक लिक्विड में ही सारी चीजें। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एक लिक्विड की, ठीक है, वाटर की मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लूं कि वाटर में मैंने शक्कर मिला दिया, नमक मिला दिया और बहुत सारी चीजें उसमें मिला दी। अब मैं जब उसका डिस्टिलेशन करूंगा, जैसे कि मैं डिस्टिलेशन कर रहा होता हूँ तो हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक फ्रैक्शन में, हर एक अनुपात में क्या होता है कि दूध अलग हो जाता है, सॉरी नमक अलग हो जाता है, शक्कर अलग हो जाता है और जो भी उसमें मिले हुए कंपोनेंट्स है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। अब यहीं पे एक और चीज का जिक्र हमारी बुक में किया गया है, वो क्या है कि कलर की अगर हम बात करते हैं, किसी कलर की, जैसे ब्लैक कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्लैक कलर में भी बहुत सारे अलग अलग कलर मिले हुए होते हैं, ठीक है। सबको पता होगा कि अगर हम ब्लैक कलर की बात करते हैं, ब्लैक कलर में कोई भी कलर मिला दो तो ब्लैक में कोई भी चेंजेस नहीं आते, मतलब काले कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आते, परिवर्तन नहीं होता है। इसको अगर तुम्हें घर पे देखना हो तो एक एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना, ठीक है।
एक चौक लेंगे हम, ठीक है, सिंपली यहाँ पे, ठीक है, एक कटोरी लेना, उसमें इंक भर देना, ठीक है, इंक कोई सी भी हो सकती है, हमारे पेन की इंक हो सकती है, फिर कोई सी अलग इंक, और उसमें इस चौक को क्या करना है, ऐसा का ऐसा खड़ा रख देना, ठीक है। हम सिंपली स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे कि ये कटोरी है और इसमें इंक भरी हुई है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, इस चौक को ऐसा सीधा रख दूंगा उसमें डुबा कर, ठीक है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये बस इंक में डूबा होना चाहिए, ऊपर का पार्ट इंक में नहीं डूबा होना चाहिए। तो इस चौक को जब मैं इस तरीके से रख दूंगा तो क्या होगा कि पूरी रात अगर मैं बहुत टाइम के लिए अगर मैं रखे रह दूंगा तो कलर जो है, ठीक है, कलर यहाँ पे लगेगा, और उसके बाद ये जो इसके पार्टिकल्स है, जो बाकी की चौक है, ये उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर दी जाएगी, और उसमें जो जो कलर मिलेंगे उनकी सबकी यहाँ पे अलग अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने देखा था कि ब्लू कलर की इंक जब मैंने यहाँ पे की तो रेड, ऑरेंज और इस टाइप के बहुत सारे कलर्स की यहाँ तक लेयर बन गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस बेसिक कंसेप्ट को क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। ये सब अभी आप छोड़ दो, ये सब नाम मत याद करो, बस इतना याद रखो कि जो कलर होता है उसमें से हम कलर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने कलर उस कलर में मिले हुए थे। तो ये बेसिक सा डिस्टिलेशन के एग्जांपल है, ठीक है। तो जब कल हम डिस्टिलेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन किस तरीके से काम करता है और पूरी प्रोसेस होती क्या है, एक्चुअल में हम डिस्टिलिंग कैसे करते हैं। मेन हम कल एक डायग्राम में बनाऊंगा, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, एक दो टॉपिक्स और बचे हुए, इसमें मैंने आपको मिक्सचर बता दिया, प्योर सब्सटेंस बाकी बताना बाकी है, प्योर सब्सटेंस एंड होने से ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा।